अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। कल हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कंपाउंड्स की एप्लीकेशंस हम लोग डिस्कस कर रहे थे। आज हमने स्ट्रक्चर ऑफ आइस डिस्कस करना है। तो आइस बेसिकली वाटर के ही मॉलिक्यूल्स हैं फ्रीज्ड फॉर्म में। अगर उनको फ्रीज़ किया जाए तो वो फ्रीज फॉर्म में आइस बन जाती है। तो आइस के मॉलिक्यूल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो अगर आइस के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और वाटर में वे क्रिस्टल फॉर्म बना लेती हैं, तो उनका जो बेसिकली स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ये फिगर 4.8 ए में स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड वाटर और नीचे स्ट्रक्चर ऑफ आइस है। तो ये लिक्विड वाटर का स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर ऑफ आइस जो है वो इस तरह से ही एक टेट्राहेड्रॉन बनाता है। टेट्राहेड्रॉन मतलब 4 कॉर्नर होते हैं उसके। और जब वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है और जब वो आइस में कन्वर्ट होता है तो वो ज़्यादा स्पेस घेरता है। आप लोग देखते हो कि अगर आप किसी बाउल में कोई बर्फ़ को पानी को फ्रीज़ करने के लिए रखते हो, बर्फ़ जमाने के लिए रखते हो, तो पानी जो होता है वो उसकी एक प्रॉपर सरफेस होती है, इक्वल सरफेस होती है। लेकिन जब वो आइस बनती है तो वो दरमियान से उसकी जो सरफेस होती है वो स्वेल हुई होती है। वो स्वेल इसी वजह से हुई होती है क्योंकि उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। और साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है तो वो स्पेसेस आ जाती हैं जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। इसीलिए हम अगर बर्फ़ को पानी की सतह पे रखें तो वो तैरती है, फ्लोट करती है। इसी वजह से फ्लोट करती है क्योंकि वो उसकी डेंसिटी कम होती है। 9% जो होती है उसकी डेंसिटी वो कम हो जाती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसी वजह से ऐसा होता है कि जब वो जो मछलियाँ होती हैं वो फ्रीज फॉर्म में, जब सर्दी होती है, सर्दी में भी समुद्रों की तह में ज़िंदा रहती हैं क्योंकि ऊपर वाली लेयर जो होती है वो समुद्रों की वो बर्फ़ बन जाती है, लेकिन नीचे वाली लेयर में इतना वो बर्फ़ नहीं बन सकती और वो लिक्विड रहती है। इस वजह से वहाँ पे मछलियाँ ज़िंदा रह लेती हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो इसकी एप्लीकेशन है वो क्लीनिंग ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स है। क्लीनिंग ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स ये होगा कि सोप्स और डिटर्जेंट में भी एक पोलर एंड होता है और एक नॉन पोलर एंड होता है। तो जो पोलर एंड होता है वो वाटर के साथ मिक्स हो जाता है और वो झाग सी बना लेता है और इस वजह से वो कपड़ों को साफ़ कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल एंड फूड मटेरियल। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, यहाँ पे प्रोटीन को डिस्कस किया गया है कि प्रोटीन में जो नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड होता है या कार्बन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड होता है, तो यहाँ पे भी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। यहाँ पे आपको एक हीलिकल स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा, डीएनए डबल हीलिक्स, शुगर फॉस्फेट ग्रुप। तो यहाँ पे भी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में। एक्सरे एनालिसिस से अगर इसको देखा जाए तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। यहाँ पे कुछ इसकी थोड़ी सी थ्योरी लिखी हुई है जिसमें उसका डायमीटर बताया हुआ है और कार्बोहाइड्रेट और फ्रुक्टोज वगैरह इनमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। उसके बाद पेंट्स, डाइज और टेक्सटाइल मटेरियल जो होती हैं, पेंट्स, ये जो पेंट्स आपको पता है, डाइज भी जो रंगने के लिए, कपड़ा रंगने के लिए यूज़ होती हैं, और टेक्सटाइल मटेरियल जो कपड़े के मटेरियल होते हैं वहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग थ्रेड मेकिंग में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो ये सारी एप्लीकेशन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। आपको असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, आपने इस टॉपिक से रिलेटेड इस टॉपिक को ध्यान से सुन के और आपने इन टॉपिक्स के हिसाब से वो क्वेश्चंस तैयार करने हैं। नेक्स्ट हम सॉलिड वाला पढ़ेंगे इंशाल्लाह।